तो दोस्तों, एक और नया दिन, एक नई कहानी, एक नया किस्सा मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ बलजीत परमार परजू चैनल के लिए। और आज के दिन में मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा जब मैं दुबई में मेरी पहली और आखिरी मुलाकात उस समय के शेट्टी सरदार, जो शेट्टियों का सबसे बड़ा सरदार था, इनका लीडर था, शरद शेट्टी के साथ कैसे हुई और कहाँ हुई, क्यों हुई। बात 1988 की है। उन दिनों में 88 के अगस्त सितंबर की 6-7 तारीख को मेरे इंग्लैंड में एक दोस्त रहते थे, एच एल मल्ली, हरभजन लाल मल्ली। उनके सबसे छोटे भाई संतोष की मैरिज थी। वो पंजाबी फैमिली थी, मुझे अच्छी तरह जानते थे। और उनका शारजा में काफ़ी बड़ा बिजनेस था, शिप रैकिंग का, शिप ब्रेकिंग का। डूबे हुए जहाज़ जो होते हैं दुनिया में कहीं भी, वो उनको निकालने का कॉन्ट्रैक्ट उनकी कंपनी लिया करती थी। उसका नाम था स्टर्लिंग शिपिंग एंड साल्वेजिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। तो गोवा में भी एक जहाज़ डूबा हुआ था, मराठा ट्रांसशिपर, उसको निकालने का ठेका भी उनके पास था। और शारजा में उनका एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन में उनका ऑफिस भी था, जहाँ पे उनका इक्विपमेंट, जो उन्होंने बार्जेस खरीद के रखी हुई थी, टग खरीद के रखे हुए थे, बड़ी बड़ी हैवी ड्यूटी क्रेन्स थी जो बार्ज के ऊपर लगा के समुंदर से अंडर वाटर कटिंग करके जहाज़ निकाले जाते थे डूबे हुए। खैर, तो उनका दाऊद इब्राहिम के साथ अच्छा रिश्ता था। तो जब उनकी शादी का मुझे कार्ड आया तो मैंने टेलीफोन पे उनको मखौल में पूछा कि क्या दाऊद इब्राहिम भी शादी में आ रहा है। तो उन्होंने बोल दिया हाँ आ रहा है। तो जैसे आप जानते हो 1988 में हर शख्स, हर रिपोर्टर चाहता था मुंबई का कि दाऊद इब्राहिम के साथ एक एक्सक्लूसिव मुलाकात हो जाए, कोई इंटरव्यू करने का मौका मिल जाए, जहाँ चलो एक उसको देखने का, कुछ सरसरी बातचीत करने का एक साधन मिले, मौका मिले। तो उस लालच में मैं, हालांकि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी, मैं तो छोटे से अखबार में बहुत कम सैलरी पे काम करता था, लेकिन मैंने फिर भी किसी तरह अरेंज करके उस ज़माने में एक नई एयरलाइन चली थी, एमिरेट्स एयरलाइन दुबई की। उसकी नई फ़्लाइट चली थी बॉम्बे लंदन और वाया दुबई। तो उसमें एक फैसिलिटी ये होती थी कि आप जाते हुए या वापस आते हुए आपको दुबई में 1-1.5 दिन का फ्री स्टे ओवर मिलता था, कि आप दुबई में उनके खर्चे पे, एयरलाइन के खर्चे पे 1-1.5 दिन वहाँ पे रह सकते हो। होटल का खर्चा, एयरपोर्ट पे आने जाने का खर्चा सब एयरलाइन करती थी। वो सेल प्रमोशन गिमिक थी उनकी, और टिकट भी काफ़ी सस्ती थी। वो जाती, लेकिन वो हीथ्रो पे नहीं जाती थी, वो गेटवे एयरपोर्ट नया बना था लंदन का, वहाँ जाती थी। और गेटवे एयरपोर्ट से जो उनका जो विक्टोरिया टर्मिनस है, ट्रेन स्टेशन, अपने बॉम्बे के वीटी स्टेशन जैसा है बिल्कुल, वहाँ तक का ट्रेन टिकट भी उसके साथ इंक्लूडेड होता था। तो आपको पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आप गेटवे पे उतर के ट्रेन में बैठो उसी टिकट पे, और वो आपको जो ट्रेन थी वो विक्टोरिया टर्मिनस पे लंदन के सेंटर में ला के आपको रोक देती थी। तो मैंने सोचा शादी पे जा रहा हूँ तो 10-15 दिन घूमेंगे भी, थोड़ा इंग्लैंड देखेंगे। पहला विज़िट था मेरा इंग्लैंड का, 6 महीने का मेरा वीज़ा लगा, सिंगल एंट्री वीज़ा। तो उस ज़माने में मैंने कोई 100 पाउंड साथ में मैं लेके गया, लेके नहीं गया, वो कोई 33 रुपीज़ का, 33 रुपये का एक पाउंड होता था। तो ओपेरा हाउस में एक सरदार जी थे, कुलदीप सिंह, पैन एशियाटिक कंपनी के, उनको मैंने 3300 रुपया दिया, 3300। वो बोले कि लंदन में फलां एड्रेस से आपको $100 मिल जाएंगे। पैसे मैंने जहाँ जमा करवा दिए, तो डॉलर मुझे मिलने थे लंदन जाके। तो खैर मैं उस फ्लाइट से गया, और वहाँ से लंदन से वो सरदार जी का, जिनका वो, जहाँ से मैंने 100 पाउंड कलेक्ट करने थे, वो रात तक मुझे मिले नहीं, काफ़ी लेट आए। तो उस टाइम पे लंदन से बर्मिंघम, जहाँ मुझे जाना था शादी पे, वो जाने का साधन नहीं था। तो मजबूरन मुझे उनका जो गेस्ट हाउस था, B&B, बेड एंड ब्रेकफास्ट, उसमें मुझे रात को रुकना पड़ा। और वो सरदार जी ने उसके 10 पाउंड भी काट लिए, और उसमें मुझे 90 पाउंड दे दिया, 90 पाउंड के दे दिए उन्होंने कि जी आप ले जाइए, 10 पाउंड तो मैं कट करूँगा आपको, रात आप मेरे यहाँ रहे हो। खैर,
तो मैं अगले दिन सुबह वहाँ से ट्रेन लेके बर्मिंघम पहुँचा, अपने दोस्तों के घर गया जिनके घर जाना था। तो उनका वो 5 या पता नहीं 6 तारीख को शादी थी। तो लेकिन वो उन्होंने जो दाऊद इब्राहिम को बुलाया तो था, लेकिन वो शादी पे आए नहीं। तो मेरा थोड़ा सा दिल उदास भी हुआ, लेकिन चलो इंग्लैंड का पहला दौरा था तो मैं दोस्तों के साथ शादी के बाद एक दिन स्कॉटलैंड वगैरह घूम आए, हम लोग आयरन ब्रिज घूम आए। तो थोड़ा सा 3-4 दिन बाहर घूम के आके तो 19 सितंबर को 29 अगस्त को मैं गया था। और 19 सितंबर को मैं वापस, मेरी टिकट वापसी की मैंने करवाई। तो 19 सितंबर को शाम के कुछ 4-1 बजे मेरी फ़्लाइट दुबई एयरपोर्ट पे पहुंची। तो दुबई एयरपोर्ट से उनकी जो एयरलाइन की गाड़ी थी वो हमें, मेरे जैसे और बहुत लोग थे जिन्होंने 1.5 दिन रुकना था, तो हमें बस में बिठा के अलग-अलग होटलों में छोड़ दिया। और वहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट किया था उनको कि मैं दुबई जा रहा हूँ, तो आप दाऊद इब्राहिम को फ़ोन कर देना कि मैं उनको मिलना चाहता हूँ। मैं तो लंदन मिल जाते तो अच्छा था, लेकिन अभी मैं 1.5 दिन दुबई में हूँ, तो ज़रा देखो अगर इनकी मुलाकात हो जाए। तो मैं अभी होटल में पहुँचा ही था कि उन्होंने बता दिया दाऊद इब्राहिम को इस फ्लाइट से आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने आप से, दाऊद इब्राहिम के ऑफिस ने पता लगा लिया कि मैं कौन से होटल में ठहरा हूँ। तो मुझे दाऊद के इब्राहिम का फ़ोन आ गया मेरे होटल में, बोलते आप आधे घंटे में रेडी हो जाइए, मेरा ड्राइवर आपको लेने आ रहा है। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा इतनी जल्दी मैं होटल में पहुंचा, मुझे ढूंढ भी लिया, होटल में फ़ोन भी कर दिया, इंटरकॉम पे फ़ोन भी आ गया। खैर उनका एक ड्राइवर आया, ब्राउन कलर की मर्सिडीज़ गाड़ी एक लेके, चॉकलेट कलर किस्म की। तो ड्राइवर आके लेके मुझे गाड़ी में बिठाया आगे। एक बड़ा सारा सैटेलाइट फ़ोन बीच में पड़ा था, वो उठा के उसने फ़ोन कर दिया भाई को कि हम 18 मिनट में पहुंच रहे हैं। मैंने घड़ी देखी है चंद, मैंने कहा ये कौन सा तरीका हुआ, 18-20 मिनट नहीं, 25 मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, 18 मिनट बोलने का मतलब क्या है। तो मैं रास्ते में घड़ी देखता गया कि 11 मिनट हो गए, 12 मिनट हो गए, और एग्जैक्ट 16 मिनट में हम लोग जो दुबई का पर्ल सेंटर था जहाँ पे दाऊद इब्राहिम का ऑफिस था, उसके हम लिफ्ट में जा रहे थे 16 मिनट में। तो वो लिफ्ट से उतरते अंदर जाते 17 मिनट हो गए। और जो उनका जो मैनेजर था बाहर, अब्दुल्ला, उसने अंदर इंटरकॉम पर कुछ कुछ बताया, तो अंदर से मैसेज आ गया कि भेजो। तो आप मानोगे नहीं, एग्जैक्ट 18 मिनट में मैं दाऊद इब्राहिम के कमरे में उसके सामने बैठा था। तो ये उनका काम करने का तरीका। चाय पी रहे थे हम लोग बैठ के, कावा, छोटे छोटे कांच के गिलास, छोटे छोटे कप नुमा कांच के बर्तन थे, उनमें अफ़गानी कावा, बिना दूध की चाय जिसको बोलते हैं, वो खुद दाऊद इब्राहिम ने पिया, मुझे भी पिलाया। और वो मेरी पहली मुलाकात थी दाऊद इब्राहिम के साथ आमने सामने बैठ के। तो थोड़ी देर के बाद एक हम बातें कर रहे थे इधर उधर की, मुंबई की, दोस्तों की, मल्ली परिवार की, उनकी शादी कैसे हुई, सब वो डिस्कस करते करते कोई 15-20 मिनट निकल गए। तो अचानक मेरे राइट वाली जो कुर्सी दीवार के साथ थी वो खाली थी। एक आदमी यार उस पर बैठ गया। तो मैंने थोड़ा सा देखा, एक बार ऐसे करके, मैंने क्या लेना देना, वो दाऊद इब्राहिम का जान पहचान वाला होगा। तो वो आदमी बैठ के, मैंने ध्यान से देखा भी नहीं कि कौन है। तो वो ना उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, ना मेरे बारे में उसको कुछ बताया। तो थोड़ी देर के बाद बातें चलनी शुरू हो गई। दाऊद इब्राहिम ने मुझे पूछा, जोगेश्वरी में कोई उन दिनों में केस चल रहा था, कुछ शेट्टी लोग थे, प्रभाकर शेट्टी, प्रकाश शेट्टी, ये लोग काफ़ी, इनकी दादागिरी, इलीगल कंस्ट्रक्शन, एक जानवरों के, भैंसों के, गायों के तबेले को आग लगा दी थी, वो जानवर सड़ गए थे। तो मैंने इनके खिलाफ़ काफ़ी, वो शेट्टी ब्रदर्स जो थे, अपने अखबार में बहुत लिख रहा था मैं। उन्होंने मुझे कुछ खरीदने की कोशिश की, पैसे का लालच दिया, मैं नहीं माना। फिर कोई लीगल नोटिस भी भेजा, मैं उससे भी नहीं डरा। फिर मुझे जान से मारने की धमकी दी, मैंने फिर भी परवाह नहीं किया। और उनके खिलाफ़ जो मैं जितनी रिपोर्टिंग कर सकता था किया। पुलिस का प्रेशर बढ़ा और उनके काफ़ी नुकसान हो रहा था, काम धंधे रोक गए थे। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने शरद शेट्टी को अप्रोच किया होगा। शरद शेट्टी ने दाऊद इब्राहिम से बात की होगी कि एक रिपोर्टर मुंबई के ऐसे तंग कर रहा है। उन दिनों में कुछ बात हुई होगी, ना मैंने पूछा ना उन्होंने बताया, मैं अपना कंजक्चर बता रहा हूँ। तो दाऊद इब्राहिम ने सोचा, मैं दुबई गया उनके ऑफिस में, तो शरद शेट्टी को बुला लिया होगा, मुझे बाद में पता चला। तो वो उसके बारे में दाऊद इब्राहिम ने मुझे पूछना शुरू कर दिया कि वो जोगेश्वरी की क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने सब बताया कि ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम है उनकी, और वो आदमी बड़े गिरे हुए इंसान हैं।
चलो आपकी किसी बंदे से दुश्मनी है, आपने ज़मीन काबू करनी है, बिल्डिंग बनानी है, आदमी से कोई दुश्मनी है, उससे बदला लो। वो जो बेचारे बेसम जो जानवर हैं, जो बोल नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते, उनके तबेले में आग लगाने की क्या ज़रूरत थी। तो इस किस्म की बातें होती रही। मैंने सब बताया कि मुझे ऐसे धमकी दिया, पहले मुझे पैसे की ऑफ़र दी, फिर डराया धमकाया, मेरे एडिटर को प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, मेरे दोस्तों को अप्रोच करके मुझे कहलाने की कोशिश की गई। लेकिन मैंने सच्चाई का साथ दिया और मैंने अपनी रिपोर्टिंग की। मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, इन शेट्टियों को, ना मैं कभी किसी को मिला हूँ। तो ये कोई 15 20 मिनट लग गए मुझे ये सब एक्सप्लेन करते करते कि वो पुराना किस्सा क्या था। उसके बाद अचानक दाऊद इब्राहिम ने मुझे बोला, ये शख्स जो आपके साथ बैठा है, इसको जानते हो? तो मैंने पहली बार उसकी तरफ मुंह करके देखा। एक हट्टा कट्टा आदमी, घुंघराले बाल, बड़े बड़े और बड़ा डेंजरस सा चेहरा लगे। बैठा ही उसकी हाइट काफ़ी लगती थी, खड़ा होता तो कितनी उसकी लंबाई होती मैं सोच सकता हूँ। तो काफ़ी रवाबदार किस्म की पर्सनैलिटी का आदमी। तो मुझे दाऊद इब्राहिम ने बताया कि ये शरद शेट्टी है, और उसको बताया कि ये बलजीत परमार हैं, बॉम्बे से आए हुए हैं, ये पत्रकार हैं जिनकी तुम बात कर रहे थे। तो अब तुमने सुन लिया सब, असली कहानी क्या है। दाऊद इब्राहिम ने शरद शेट्टी को पूछा कि जो बात बलजीत परमार ने बताई है, तुम उसके साथ सहमत हो या इसके अलावा कुछ और कहना चाहते हो तुम? बोलते नहीं, बातें तो उन्होंने सब सही कही हैं। तो दाऊद इब्राहिम ने फिर कंफर्म किया, आपसे कोई बलजीत परमार ने पैसा लिया, आपसे कोई इन्होंने को और कोई हेल्प मांगी, कोई आपसे कोई मदद मांगी? बोलता नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं, बल्कि हमने ऑफ़र किया था, लिया नहीं। तो दाऊद ने बोला, भैया ठीक है, मैं इस काम में कोई दखल नहीं दे सकता, रिपोर्टिंग करना बलजीत परमार का काम है, ये तुम्हारे ऐसे पंगे करना तुम्हारा काम है, तुम पंगे करते रहो, ये अपनी रिपोर्ट करते रहेंगे, मैं दखल नहीं देता। तो बेचारा खड़ा हुआ, मेरे से हाथ मिलाया उसने और चला गया बिना बोले। बाद में मुझे दाऊद इब्राहिम ने बताया कि ये आदमी आपकी शिकायत लेके मेरे पास आया था कि बलजीत परमार के अखबार में लिखने की वजह से हमारे काम धंधे में बहुत नुकसान हो रहा है। तो मुझे मालूम था, बली साहब ने बताया था इंग्लैंड से फ़ोन करके कि आप आ रहे हो दुबई। तो मैंने इसको बता दिया था कि पर ऐसा मौका मेल हुआ है कि बलजीत परमार मुंबई आ रहा है, तो तू आ जा, तेरे सामने बैठ के बात कर लेंगे। लेकिन मुझे दाऊद इब्राहिम ने कहा, आप जो करते हो करो, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो उसने बोला था मुझे, तो आप आ रहे थे इसलिए मैंने उसको बुला लिया, मेरा बीच में कोई मतलब नहीं है, आप अपना काम कीजिए, वो अपना काम करेगा। तो ये मेरी पहली और आखिरी मुलाकात उस शरद शेट्टी से दाऊद इब्राहिम के ऑफिस में 19 सितंबर 1988 को हुई, जिस दिन मैं एक रात के लिए एयरलाइन की तरफ से दुबई में रुका था। किसी का कोई मेरे ऊपर एहसान नहीं था, ना मैंने किसी से टिकट ली थी, अपने खर्चे से गया था, अपने खर्चे पे आया। ये वही शरद शेट्टी है जो दुबई में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था। मुंबई से जाके 2 5 स्टार होटल उसने खोल लिए थे और रिजॉर्ट खोले हुए थे। रामी ग्रुप का वो मालिक था। बॉम्बे में भी उसका रामी ग्रुप के जितने होटल थे उनमें उसका इंटरेस्ट था। और उसने ही छोटा राजन पे 2000 में जो अटैक हुआ डी कंपनी की तरफ से, उसका जो पता था वो शरद शेट्टी ने ही विनोद शेट्टी को लेके डी कंपनी को दिया था। और छोटा राजन को, जैसे मैंने कल के वीडियो में आपको बताया, छोटा राजन को ये मालूम था कि ये अटैक जो है ये शरद शेट्टी ने करवाया है। विनोद शेट्टी को उसने बम्बई में अपने ऊपर अटैक होने के 1.5 महीने के बाद मरवा दिया। अब उसका टारगेट शरद शेट्टी था। उसके लिए छोटा राजन ने 2 डेंजरस किलर, जिनको पहले कोई नहीं जानता था, करण सिंह और एक और कोटियन, वो तैयार किए, जिनका पहले कोई कहीं पुलिस में रिकॉर्ड नहीं था। उनको लेबरर के तरफ से बता के उनके पासपोर्ट बना के दुबई भेजा गया। और वहाँ से, क्योंकि जो आप जब आपको टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हो, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं होता, तो जल्दी वापस आना पड़ता है। उनको वहाँ पे स्टे करवानी थी छोटा राजन ने कि दुबई में रहें और इसका काम करें। उनको हथियार मुहैया करवाने थे, उसकी लंबी स्टे चाहिए थी। तो एक दिन उनको सोची समझी चाल के तहत दोनों को दारू पिला दी एक जगह पे कहीं पे। और दुबई में दारू पी के पब्लिक में घूमना बहुत क्राइम है। वो दारू पीते उनको अरेस्ट किया गया।
उनके ऊपर केस किया गया। 2-4 दिन के बाद उनकी बेल हो गई, लेकिन कोर्ट में जाना पड़ता था, बाद में सज़ा होनी थी। वो जो बेल हो गई तो उनको जब तक केस का फैसला नहीं होता तो 2 शख्सों को दुबई में रहना था। और उसके टाइम पे उनको एक आदमी और दिया गया, राम सिंह बान, एक और कुमार राम दिया गया साथ में। एक आदमी ने इनको गाड़ी सप्लाई की, जो राम सिंह गाड़ी चलाता था, जिसमें बैठ के ये शरद शेट्टी की रैकी करते थे दोनों किलर। और जो दूसरा था उसने इनका दुबई में जो टेम्परेरी वीज़ा के लिए जो इनको अप्लाई किया था वो उसने बनवा के दिया था उसके नाम पे, जो दोनों गए थे कि मैं गारंटी लेता हूँ ये टाइम से वापस जाएंगे। तो ये 2 आदमी लोकल वहाँ के रहने वाले, 2 आदमी बम्बई से गए हुए किलर, कंट्रैक्ट किलर, इन्होंने शरद शेट्टी की रैकी की। और शरद शेट्टी रोज़ वहाँ पे इंडिया क्लब में जाया करता था बिलियर्ड्स खेलने के लिए, उसका अपना सर्कल था अमीर लोगों का। तो इन्होंने रोज़ देखा कि कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है। तो करते करते 2003 की 20 जनवरी को इन्होंने टारगेट किया। अटैक के एक दिन पहले छोटा राजन ने जो 2 सोफिस्टिकेटेड वेपन जो दुबई में भेजी हुई थी बाहर से, अपने किसी सोर्स के पास रखी हुई थी, वो वेपन उनको एक दिन पहले दी गई कि कल आपने काम करना है तो इनको देख लो, सब चेक करके ऑयल वायल लगा के सब ठीक कर लो, साफ कर लो इनको, तो बराबर काम भी नहीं करती हैं। तो वो सब एक दिन पहले वेपन दी गई। उसके बाद 20 जनवरी 2003 को इंडिया क्लब में जब गाड़ी से, मर्सिडीज गाड़ी से शरद शेट्टी उतरा तो एक गोली करण सिंह ने पहले इसको मारी, इसकी पीठ पे लगी। तो जब उसने गोली लग के पीछे पोड़ने की कोशिश की कि जो गोली कहाँ से आई, तो दोनों लोगों ने उसके ऊपर वो जो मैगज़ीन था रिवॉल्वर में, वो दोनों ने मिला के 20 गोलियां उसके सिर में मार के उसको वहीं पे मारा और वहाँ से फरार हो गए। उसके बाद में वो पकड़े भी गए। पकड़ने के बाद उनके ऊपर केस भी चला और चारों लोगों को दिसंबर 2003 में उम्र कैद की सज़ा हुई, फांसी की सज़ा हुई। और उनके वकील ने वहाँ पे प्ली लिया कोर्ट में कि ये 4 जो हैं ये किलर नहीं है, ये क्रिमिनल नहीं हैं, ये तो शरीफ आदमी है बेचारे, इनके फैमिली को हिंदुस्तान में किडनैप करके रखा गया है और उनको बोला गया कि अगर आपने ये शरद शेट्टी को नहीं मारा तो हम आपकी फैमिली को हिंदुस्तान में मार देंगे, पूरा खानदान ख़त्म कर देंगे। इस किस्म का प्ली लिया गया था कोर्ट में, लेकिन वो कोर्ट ने माना नहीं। अल्टीमेटली उन चारों को फांसी की सज़ा हुई। चारों आदमी अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन छोटा राजन ने अपना जो अपने ऊपर बैंकॉक में 15 सितंबर 2000 में जो अटैक हुआ था उसका बदला लेने की जो कसम खाई थी, वो उसने अपना बदला पूरा किया। मैंने कल भी कहा था अगर छोटा राजन को गुरु साटम या रवि पुजारी पे शक होता तो उनको 10 साल जिंदा नहीं छोड़ता था। छोटा राजन को पक्का पता था कि ये काम शरद शेट्टी ने करवाया और विनोद शेट्टी ने किया। वो दोनों को मार के उसने अपने ऊपर हुए अटैक का बदला लिया। ये आज की कहानी शरद शेट्टी की। कल आने वाले कल में एक नया किस्सा, नई कहानी लेके फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।